हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल सर। आज हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4, जिसको हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था ग्राफ बनाना यानी लीनियर इक्वेशंस को एक प्रकार से आपको कंप्लीट करवा दिया फिनिश, जो आपको समझ में भी आया वो। अभी हम लोग आज आपके सामने एक टेबल बनी है, इस टेबल को कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप कितने लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजें, शेयर करें एंड कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही आपको पूरा कंप्लीट ले लेना बेटा। अगर आप कंप्लीट नहीं देख सकते तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, आप देखिए मत। क्लास देखोगे और आप 2 मिनट देखिए फिर अपना आप जो है फ़ोन में कहीं ना कहीं कुछ देखने लग जाओ, ये बहुत गलत आदत है। मैं अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, मैंने देखा है पिछले कुछ क्लास के जो वीडियो हमने डाले हैं उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक उस वीडियो को कंप्लीट से देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको कि वीडियो कंप्लीट देखोगे बेटा, आपकी पढ़ाई जो है स्टडी वो टूटेगी नहीं, वो चलती रहेगी, उसको आपका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं, और जो जो बच्चे पहले सोचते थे कि नहीं यार ये वीडियो नहीं देखेंगे हमारे किस काम के, जो हमारे गर्मियों में ऐसे लग रहा था कि नहीं स्कूल तो खुल जाएंगे, जब देखेंगे स्कूल में देख लेंगे, तो वो बच्चे अभी सुन लें। जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ्स बाय एचएल सर के नाम से, और वहाँ पर सर्च कर लो अपलोड्स में। वैदिक मैथ्स आपकी कंप्लीट करवा रखी है मैंने, 17 वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा रखा है, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा और भी जो चैप्टर मैंने जो है डाल रखे हैं उसमें, उन सभी वीडियोस को कंप्लीट देखो। और ये 4th आपका चैप्टर डाल दिए हैं, 9th के भी डाल रखे हैं, कुछ क्लास 10th के भी हैं, 12th के भी हैं। तो जो भी आपकी क्लास है उसके हिसाब से उसमें देख करके आप वीडियो कंप्लीट करें, और उस कंप्लीट वीडियो को देख करके आप अपना होमवर्क भी कर लें। जिन्होंने नहीं किया है वो स्टूडेंट, और कंप्लीट देखना। अगर आपने बेटा कंप्लीट नहीं देखा है और अभी तक आप ये सोच रहे हो कि अब अगर देखने लगे हो, तो पिछले वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रही बात है आपको इस चैप्टर के बारे में, तो मैं इसका जो ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन के बारे में, यानी जो रैखिक समीकरण है उसको मैं समझा चुका हूँ। जिनके नहीं समझ में आया वो बता सकता है, मैं एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा। इनइक्वलिटीज इनटू वेरिएबल्स, अभी इनइक्वलिटीज असमीका हमने स्टार्ट की नहीं है। आज हम लोग ये जो गुणांकों की तुलना करके, सिर्फ गुणांकों की तुलना करके हमको प्रकृति बतानी होती है हलों की, तो वो जो है आपको प्रकृति बतानी है। यानी ये आप ये भी देख सकते हो, हलों की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर दूसरी भाषा में बात करूं तो मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हलों की प्रकृति या हलों की संख्या जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ बना है इसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दो क्या आएगी आपके पास, समीकरण आएंगे, लीनियर इक्वेशंस, दो रैखिक समीकरण हो, दोनों से आप लोग गुणांकों की a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहचानेंगे, उनकी वैल्यू लिखेंगे, फिर उनका रेशियो अनुपात निकालेंगे, और फिर पता करेंगे कि उनका अनुपात किस टाइप का है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक टाइप जरूर होगा, और अगर इस टाइप का है तो आप रेखाओं की प्रकृति, मैं एक तरफ चित्र बनाऊंगा और उनका नाम लिखते जाऊंगा। इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी ऐसे अगर आपको सवाल मिलता है जिसकी दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, जिनका अनुपात कभी बराबर नहीं आ रहा है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 के, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे वो रेखाएं कौन से टाइप की होगी, बिना ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने पर तो पता चलता ही है, ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हमको पता चलता है कि दोनों लाइन काट रही है, यानी इंटरसेक्टिंग है, या फिर पैरेलल है, समानांतर है, या फिर कोई जो है संपाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ पर आपको जो है ना बिना ग्राफ बनाए सीधा आपको पता चल जाएगा कि रेखाएं किस टाइप की। लेकिन ये तभी यूज करना जब सवाल में साफ साफ लिखा हो कि आपको जो है रेशियो का जो है कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, यानी गुणांकों की तुलना करके आपको अगर उत्तर देना है, रेखाओं की प्रकृति बतानी है, हलों की प्रकृति बतानी है, गुणांकों की तुलना करके, सिर्फ गुणांकों की, ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, यानी ग्राफीय विधि के बारे में नहीं बोला गया, तब आपको ये यूज करना है। और आपके चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज है 4.1, उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसी प्रकार का है। ठीक है, तो आप देख लेना। अब मैं ये बता देता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं। आपको तो मालूम है, ऐसे दोनों रेखाएं होगी जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। ठीक है, तो मैं इसका साथ ही छोटा सा एक डायग्राम भी बनाता जाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कब, जब a1 बाई a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के रेशियो की इक्वल आए,
कभी ऐसा होता है A1/A2 का रेशो वही आ जाता है जो B1/B2 का होता है, लेकिन हमने C1/C2 जो निकाला था उसके इक्वल नहीं आता ये वाला रेशो, ठीक है। अब इसके इक्वल नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं इसको पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, समझ गए मेरी बात, समांतर रेखाएं। ऐसे एक लाइन ऐसे है तो दूसरी उसके पैरेलल होगी, ठीक है। नंबर थर्ड, A1/A2 का रेशो वही है B1/B2 और C1/C2, तीनों का तीनों अनुपात एक जैसा ही हो, जैसे यानी ये वाला अनुपात 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अगर तीनों अनुपात बराबर है इस केस में आप लोग बेटा समपाती रेखाएं बोलेंगे, जिनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, समपाती रेखाएं, ठीक है, समपाती रेखाएं। इसका मतलब होता है एक लाइन आपके पहले ऐसे है ग्राफ तो दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक है तो दूसरी उसके ऊपर होती है, समपाती रेखाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हलों की प्रकृति, हलों की संख्या इस केस में क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में ऐसे कितने बिंदु है जो दोनों रेखाओं को पूर्वनिष्ठ है, वो केवल और केवल एक होता है, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने कहा था कि आपको टेबल बना करके बताऊंगा क्योंकि ये जानकारी जरूरी है, रेशियो भी मालूम होना चाहिए। पहले मैंने यही आपको जानकारी दी थी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। इस केस में हलों की संख्या की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ये एक ही बिंदु ऐसा होता है जहां पर दोनों ही रेखाओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है यानी एक ही हल होता है ऐसा, इसलिए इसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो समानांतर रेखाओं में ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जो दोनों को संतुष्ट करे, यानी दोनों का कॉमन हो, उपनिष्ठ हो। इस केस में आपके पास कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन हम बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं। इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन मिलेगा। और थर्ड हमारा कोइंसिडेंट लाइंस वाला है, संपाती रेखाएं जिसमें ओवरलैप करती हैं। इसमें हम मैनी सॉल्यूशन या इनफिनिटली सॉल्यूशन बोल सकते हैं, INFINITLY, इनफिनिटली सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल बोलते हैं या कई हल, ठीक है। ये मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अनंत या अनेक हल, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ पर नेचर ऑफ सिस्टम की भी बात कर लेता हूँ, लाइट की। हाँ तो देखिए बेटा, ये आपके समझ में आ गया। अब ये नेचर ऑफ इक्वेशन सिस्टम, समीकरण निकाय, जो दो समीकरण होते हैं उनके सारे सिस्टम को निकाय बोलते हैं। तो वो जो समीकरण निकाय हमारे पास जो सवाल आता है, दो इक्वेशन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं। इस केस में हम बोलते हैं संगत, संगत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जहां एक चीज ध्यान रखना, जहां पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफिनिटिव या मैनी सॉल्यूशन हो, जहां पर सॉल्यूशन मिलेगा उस केस में आपको हमेशा संगत लिखना है, जहां नहीं मिलेगा वहां पर असंगत लिख लेना, ठीक है। कंसिस्टेंट बोलते हैं जिसे हम, कंसिस्टेंट इंग्लिश में, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। संगत हो गया, ये वाला असंगत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को कोई क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये लो बेटा। फिर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, चाहे एक से ज्यादा मिल रहे हो लेकिन मिल तो रहा है, संगत हो जाएगा, वही कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ A1/A2 ये कैसे पहचानते हैं। ये दो आपको ऐसे जो है लीनियर इक्वेशन मिलेगी, A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, जिससे हम कंपेयर करते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग जो है A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है 0। इन दोनों को ही हम कंपेयर करके ऐसे रेशो, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, सभी स्टूडेंट को बहुत इजी वे में बताता हूँ मैं।
x का जो गुणांक होता है, दो समीकरण होंगे x और y में आपके पास। तो ये जैसे फर्स्ट है, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 1, ये 2। तो पहले वाले समीकरण में x का जो गुणांक है वो a1 हो जाएगा और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, x का जो गुणांक है वो a से शो किया जाएगा। अब a1 तो वो हो जाएगा जो पहले समीकरण में x का गुणांक है, और a2 वो हो जाएगा जो दूसरे समीकरण में है। a का मतलब ये होगा x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। y का गुणांक b से शो किया जाएगा, 1 है तो प्रथम समीकरण से है, 2 है तो दूसरे समीकरण से। c1 c2 क्या होते हैं, अचर पद हो जाएंगे। c1 प्रथम समीकरण का अचर पद हो जाएगा, c2 दूसरे समीकरण का अचर पद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास सवाल इस टाइप का गया 2x + 3y = 5। दूसरा आ गया जो है 3x, मैं उसके साथ ही लिख देता हूँ, 3x - 2y + 8 = 0। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो मैं बताता हूँ कि a1 a2 b1 b2 कैसे निकालते हैं। इस केस में ऊपर वाला समीकरण, नीचे वाला तो ठीक है, देखो इक्वल में क्या है 0, अचर पद इधर ही है, बराबर में केवल 0 लिखा है। लेकिन इस केस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो क्या, 2x + 3y = 5 लिखा है। इसमें जो इक्वल में जो है ना 5 आ रहा है, उसको आप इधर ट्रांसफर करके लाओगे, यानी इधर आप पक्षांतरण कर लेना, बराबर में क्या रह जाएगा 0। तो ये काम कर जरूरी है, क्योंकि हम इनसे तुलना करते हैं, बराबर में हमेशा क्या होना चाहिए 0। तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, 2x + 3y, ये तो ऐसे रहेगा, ये 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो ये एक समीकरण तो ये हो जाएगा। दूसरा ऑटोमेटिक अचर पद इधर ही है, बराबर में 0 है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को अगर देखकर बात करें तो देखो a1 a2 b1 b2 कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले a1 a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, प्रथम समीकरण से x का जो गुणांक है, और b1 की क्या हो जाएगी, b1 हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास b1 है उसको देखो आप लोग, ठीक है। तो b1 मेरे पास है 3, जो ये वाला है वो 3, और c1 मेरे पास क्या होगा -5, यानी आपके जो प्रथम समीकरण वाले हैं ना 1 1 1, तो abc का मतलब हो जाएगा, a का मतलब x का गुणांक, b का मतलब y का, और c का मतलब अचर पद कांस्टेंट। तो हम इस बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो इधर लाते ही नहीं है, बस जैसा है वैसे लिख लेते हैं, और c1 का मान 5 लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक हो जाता है, -5 आएगा, जो कि आपको, क्योंकि आपको हमेशा आदत ये रखनी है कि ये जो भी है इधर ले आओ, सारे को ट्रांसफर करके बराबर में 0 रखो। जब इस टाइप का समीकरण बन जाए ना दोनों, तब आप फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी अर्थात इस समय अब आप गुणांकों की तुलना कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। a2 की वैल्यू, दूसरा वाला इक्वेशन आपको नजर आ रहा है 3, b2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2, b2 की जो वैल्यू है वो -2 है, एंड c2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है प्लस का। तो ये आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुके हैं। अब आपको करना क्या होता है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये तीन चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है। तो a1/a2 का अनुपात निकालेंगे, b1/b2 का रेशियो निकालेंगे, c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, मैं ऊपर से इनको हटा के एक बार बता देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ये जगह काफी है, ठीक है। देखो इधर, अब हम बात करते हैं a1/a2 की। तो वो a1/a2 क्या होगा, a1 की मान तो है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 को और ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर b1/b2 की बात करें, कॉमा लगा लियो। देखो बराबर नहीं लिखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बराबर लिख लेते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ b1/b2, ताकि हम गलती नहीं करें। b1/b2 की वैल्यू क्या है, b1 की है 3, b2 की है -2, तो ये भी ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ 2/3 जो है -3/2 के इक्वल होता है, पहले तो ये बताओ 2/3 3/2 के इक्वल हो जाएगा क्या। अगर किसी को लग रहा है कि इक्वल हो जाएगा तो वो बच्चा हमेशा गलत है इस मैथ्स में, ठीक है। 2/3 कभी भी, तो हम कहते हैं हम c1/c2 भी अगर कोई निकालना चाहता है निकाल लो, c1/c2 भी ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, c1/c2 कैसे निकालेंगे, वही देखो -5 और नीचे 8, तो -5/8 आ जाएगा। आगे देखो, तो अब करते हैं हम बात, अब हम बात करें क्या बात करेंगे अब यहाँ पर देखिए 2/3 कभी भी किसके इक्वल नहीं है। पहले तो इन दोनों की तुलना करेंगे, अगर ये दोनों बराबर दिखते हैं तो फिर तीसरे को इनके बराबर रखेंगे, अगर ये बराबर आ जाता है तो फिर तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों को बराबर देखेंगे, 2/3 नॉट इक्वल टू
3/-2 यानी माइनस का 3/2। ये माइनस चाहे ऊपर की लो चाहे नीचे, एक ही बात है। ये कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि 2/3 के ही बराबर हो सकता है, ना कि 3/2 के और ना ही माइनस के। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये मान तो किसका है a1/a2 का, या का चिन्ह लगाना, नॉट इक्वल टू, ये मान किसका था b1/b2, ये वैल्यू b1/b2 की थी, तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अर्थात अब आप लिख सकते हो, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और इक्वेशन सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत होगा। तो आप ये लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी यानी दोनों लाइन है गिवन लाइन से आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर सॉल्यूशन इज यूनिक एंड इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यानी हम कहेंगे कि जो दी गई रेखाएं हैं दोनों वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इनके अद्वितीय हल होगा और समीकरण जो निकाय है वो संगत होगा। इस प्रकार से आप अगर और क्वेश्चन भी आता है तो ऐसे ही आप कर ले। तो 4.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जिस किसी बच्चे का बचा हुआ है वो इसको कंप्लीट कर लें। अब इसके अगले पार्ट में हम इनइक्वलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे जो है, हो सकता है आपके दोनों के अलग अलग आपके वीडियो मिले, और हो सकता है मैं कोशिश करूँ अगर एक में बनाऊंगा तो दोनों के लिए अलग अलग सेपरेटली जो है अपनी लैंग्वेज है उसको यूज करके समझा के बनाएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं आने देंगे, कोशिश यही करेंगे कि अलग अलग बने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा कि यहाँ पर आपको ये जो मैंने आज केस पढ़ाया इसके लिए इस टेबल की पहले जो मैंने करवाया था उस समय स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें बना लें, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप जब भी इसको टेबल को पढ़ेंगे ऐसे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आपको दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सिस्टम में जो आप मिलेगी, इन इक्वेशंस को हमेशा इक्वल में 0 रखना है। जो भी आता है उसको पहले इधर ट्रांसफर करके आप बराबर में 0 रखो, उसके बाद में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो निकालना है उसके पहले इनका मान सही ढंग से निकालना, फिर ये अनुपात निकाल लेना तीनों का। अब आप देखना कि पहले वाली जो रेशियो है ये वाला और ये वाला रेशियो क्या हमेशा ये इक्वल है, पहले इन दोनों को देखना। अगर ये दोनों इक्वल लगे, सपोज करो ये दोनों, ये 2/3 है, ये वाला भी 2/3 आता, हम क्या कहते हैं दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि लास्ट वाला माइनस का 5/8 है, क्या माइनस का 5/8 इस संख्या के बराबर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही संख्या है, ये तो दोनों बराबर हो गई। तो इसमें हम लिखते हैं a1/a2 ये है, ये b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है c1/c2। इस केस में हम ये वाला चीज देखते हैं कि पैरेलल लाइंस है, यानी ये जो दोनों लाइंस आपके पास गिवन है वो पैरेलल लाइंस है, और इस केस में आपको नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट आपका इक्वेशन सिस्टम होगा, यानी असंगत आपका समीकरण निकाय होगा। तो जो भी आपके पास आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे आपको कई फायदे हैं। क्योंकि मेरी पुरानी क्लासेस जो है उनको फिर एक बार रिपीट कर लें, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी करें और जो नहीं पढ़े हैं वो भी करें। अब पुराने वीडियोस को वापस देखना स्टार्ट करें, क्योंकि उनको देखोगे तो आपका रिवीजन होना बहुत कंपलसरी है। तो उनको देखो और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो मैसेज, चाहे तो कमेंट्स में कमेंट्स डाल सकते हो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप उनको एक बार रिवीजन में रखें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। इस समय आपके पास ज़्यादा वर्कलोड तो होता नहीं है, तो आप रिवीजन भी करते रहें, होमवर्क भी आपका कंप्लीट है, तो उनको ज़्यादा यानी जो चैप्टर हम लोग ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आपके पास फिर कुछ ही चैप्टर ऐसे बचेंगे जो आपको नहीं आते हैं, यानी जो आपने नहीं पढ़े वही नहीं आने चाहिए, जो आपने अब तक पढ़े हैं वो अच्छे से आ जाए, उनमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इससे हमारे कम जो टाइम बचने वाला है, स्कूल जब भी ओपन होगी उस कम टाइम में हमारे पास कम ही मटेरियल रहना चाहिए जिसको हम लर्न करेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मटेरियल जो पढ़ रखा है वो भी भूल गए और जो पढ़ाना है अभी वो भी बाकी है, तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम आपको होने वाली। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें। थैंक यू।